अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ों को कवर किया था। हमने फॉरेन करेंसी लोन देखना शुरू किया था और मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करूंगा सर। तो अल्लाह का नाम लेके हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज हमारी हो गई फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अज्यूम करें कि मैंने बैंक से लोन लिया है से $200 का, ठीक है जी। 2 मिनट के लिए भूल जाओगे ये लोन तुम्हारा जो है फॉरेन करेंसी में, भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है जी। इस पे इंटरेस्ट है 10% का, डन। अच्छा, हमने इसको लौटाना है, हमने रीपे करना है प्रिंसिपल। कितने का प्रिंसिपल है हमारे पास? 200। हम 80 रुपये का प्रिंसिपल पे ऑफ करेंगे ईयर 1 पे, और हम 120 रुपये का प्रिंसिपल पे ऑफ करेंगे ईयर 2 के ऊपर, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, डन। और इंटरेस्ट का रेट कितना हमारा? 10%। अच्छा, आवाज़ आ रही मेरी फैजान, आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, 2 मिनट के लिए भूल जाओगे लोन तुमने फॉरेन करेंसी में लिया है। मैंने आपको कहा था कि एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जनाब? हम करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास जो लोन है उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, रीपेमेंट या कैश, और क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा। अच्छा जी, मेरे पास सर पहला साल ओपनिंग लोन $200, सूद 10% के हिसाब से। अब टोटल लोन हो गया 220, तो मैं पहले साल 80 रुपए का प्रिंसिपल और 20 रुपए का ये कितने 100 रुपए पे कर दूंगा, ऐसा। यानी मेरे पास सर 80 प्लस 20 का सूद बनाया। मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया सर? क्लोजिंग बैलेंस मेरा रह गया जनाब 220 में से 100 निकल गया तो 120। अब बताएं जी, मेरे पास नेक्स्ट ईयर 120 पे 20% का सूद, सॉरी 10% का, कितना 12। अब बताओ मैं कितने पैसे पे करूंगा? 132। 132 में क्या शामिल है? 120 का प्रिंसिपल और 12 रुपए का जो है वो इंटरेस्ट। टोटल कितना हो गया जी? बचा क्या? 0। लोन पूरा का पूरा पे ऑफ हो गया। क्या ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैंने फॉरेन करेंसी में बना लिया? मैंने अभी तक रुपए का हिसाब किताब देखा ही नहीं है कि $1 कितने का है, करेंसी का रेट क्या, कुछ नहीं। मैंने सारा शेड्यूल किसमें बना दिया? फॉरेन करेंसी। अब मैंने उठाया, मैंने कहा यार ये तो फॉरेन करेंसी में शेड्यूल बन गया। अब आए ज़रा रेट्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जो रेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जनाब ओपनिंग, एवरेज, क्लोजिंग, ठीक है जी। ईयर 1 डॉलर है जनाब 50 रुपए का, क्लोजिंग है जनाब 55 रुपए, एवरेज है 52 रुपीज़। सर सेकेंड ईयर में क्या होगा? ओपनिंग क्या होगा? मनुष्य 55 ही होगा ना ओपनिंग वाला, ठीक है जी। फिर सर ये मेरे पास है 62 और एवरेज रेट है मेरे पास 60, ठीक है जी। ये है मेरे पास रुपीस पर डॉलर। जब भी आपको फॉरेन करेंसी लोन का सवाल मिलेगा, आपने फॉरेन करेंसी लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पहले डॉलर्स में बना लेना है। फिर आपने जनरल एंट्रीज पास करने के लिए एक टेबल बनाना शुरू करना है, या इससे जनरल एंट्रीज बनानी है, और फिर आपने रुपी में शेड्यूल बनाना है। यानी आपको शेड्यूल डॉलर में भी बनाना पड़ेगा और रुपये में बनाना पड़ेगा। कैसे? अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे कहूँ जनाब मेरे पास अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इस दफ़ा किसमें? रुपये में, ठीक है जी। अब इसका शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। हम कहेंगे जनाब हमारे पास ओपनिंग लोन। ओपनिंग तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हमने सर साल में इसकी शुरू में ले लिया था। कितने का लोन है? $200। और साल का रेट कितना है सर ओपनिंग का? 50। कितना जी? 10,000 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसकी जनरल एंट्रीज क्या पास की? जनरल एंट्री क्या पास की होगी? ईयर 0 पे। क्या जी? सर मेरे पास कैश डेबिट कितने से? 10,000 से, और लोन पेबल क्रेडिट कितने से? क्या ये 10,000 का लोन आपने 1 जनवरी को लिया? यस सर। 1 जनवरी का जो स्पॉट रेट है आपने उस पे लोन को
रिकॉर्ड कर दिया, डन हो गया। अच्छा जी, फिर आप सुकून से बैठ गए। सर पूरे साल काम होता रहा, आपने पूरे साल का एंड पे आके क्या बुक किया? सूद। अच्छा इंटरेस्ट कितना है जी? सर इंटरेस्ट है मेरे पास सर $20 और मुझे बताएं इस $20 को मैं किस रेट से मल्टीप्लाई करूं? एवरेज रेट से। एवरेज कितना है जी? 52। कितना? 1040। अब बताओ इसकी एंट्री पास करूं? ये मेरे पास है पहले साल के एंड पे। क्या एंट्री पास करूं जनाब? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1040 और लोन पेबल क्रेडिट कितने से? 1040 से। डन हो गया। एक साल मुकम्मल कंप्लीट। अब मुझे याद आया भैया मुझे कुछ पैसा पे भी करना है। अच्छा जो मैंने पैसा पे करना है मेरे बच्चों कैश, वो एक दिन की ट्रांजैक्शन है, 31 दिसंबर की ट्रांजैक्शन है, साल के एंड की ट्रांजैक्शन है। कितने पैसे पे करने हैं आपने? सर मैंने पे करने हैं 55 रुपए के हिसाब से $100 पूरे। 120 नहीं, कितने? $100। तो क्या करूं? 100 इंटू 55 कितना? 5500। ये मैंने पे कर दिया। इसकी एंट्री क्या पास की? सर मेरे पास लोन पेएबल डेबिट कितने से? 5500 और कितने से? अब बताओ साल के एंड पे तुम्हारी लायबिलिटी रुपी टर्म में कितनी रह गई है? 10,000 प्लस 1,040 माइनस 5,500 कितना? 5,540। अब मैंने ये देखना है मेरे पास डॉलर टर्म्स में लायबिलिटी कितनी रह गई है। डॉलर टर्म्स में 120, रुपी टर्म में कितनी आ रही है? 5,540। अब जरा चेक करो कि वाकई इस $120 क्लोजिंग रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या वो वाकई 5,540 बन रहा है? 120 क्लोजिंग बैलेंस अपडेटेड कितना? सर मेरे पास 120 इंटू कितना? सर ये तो ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है मुझे एक्सचेंज लॉस बुक करना पड़ेगा। क्या बुक करना पड़ेगा? एक्सचेंज लॉस। कितना? 1060। मेरे प्यारे बच्चों मैंने जाके एंट्री पास करनी है पहले साल के एंड में किसकी? सर एक्सचेंज लॉस डेबिट कितने से? 1060 और लोन पेएबल क्रेडिट कितने से? 1060। इसका मतलब ये प्यारे भाई कि आपने लोन ऑब्टेन करना है और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है एट स्पॉट, ऐसा। फिर आपने दूसरा काम करना है जनाब, इंटरेस्ट एक्सपेंस एट फिर जी रीपेमेंट किससे? एट द रेट ऑफ रीपेमेंट डेट। फिर रीमेजरमेंट ऑफ क्लोजिंग लायबिलिटी किस पे? एट क्लोजिंग रेट, ऐसा। ये काम कर लोगे और आपका क्या निकल जाएगा? एक्सचेंज गेन लॉस। पूरे साल में एक्सचेंज गेन लॉस कितनी दफ़ा निकालोगे? एक ही दफ़ा। अब बताओ जब साल ख़त्म हुआ पहला, हमारी लायबिलिटी 1060 पे आ रही है और हमारी डॉलर टर्म्स में लायबिलिटी कितने पे आ रही है? $120 पे, ऐसा। और क्या 120 को वाकई 55 से मल्टीप्लाई करो तो 6,600 बन रहा है? अब बताओ मेरे बच्चों हर साल मैंने क्या करना है? अब अगले साल में क्या करूँगा? फिर सूद बुक करूँगा किससे? फिर पेमेंट करूँगा किससे? पेमेंट डेट वाले जो रेट है। फिर क्या करोगे? लायबिलिटी को क्या करोगे साल के एंड पे? फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करोगे, पक्का? ऐसा। सर ये मुझे करके दे, शाबाश। आज हमने लायबिलिटीज पे खेलना है सारा। सारा लॉस इसमें इंटरेस्ट का एक्सचेंज गेन और लॉस, लायबिलिटी का एक्सचेंज गेन लॉस सब आ जाएगा इसमें। तो मेरे बच्चों क्वार्टर रिपोर्टिंग डेट पे कैसे होगी? करने की ज़रूरत ही नहीं अनलेस कि एग्जामिनर कहे कि रिपोर्टिंग डेट पे वो करो।
अच्छा ये याद रखो, आपने रिपोर्टिंग डेट पे कोई भी क्वार्टर पे की रिपोर्टिंग डेट हो या ईयर एंड की हो, किस चीज को रीमेजर करना है? आउटस्टैंडिंग लोन को, जो लोन पेबल हो सिर्फ उसी को। ड्यूरिंग द पीरियड क्या हुआ वो एक्सचेंज गेन के लिए रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है जी। ये मैं आपको बता चुका हूं, सीए फाइनल के पेपर्स में 11 मार्क्स का सवाल आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है ना। स्क्रीन नीचे कर दे। देखो जब भी जिस डेट पे भी रिपोर्टिंग हो रही होगी, रिपोर्टिंग डेट है, उस दिन पे जितनी लायबिलिटी बची है उसको आपने रीमेजर करना है। बढ़े आगे हम। मैं फिर एक बात बता देता हूँ, देखो प्रैक्टिकल बात के लिए ना रिपोर्टिंग डेट जितनी आएगी ना, तो आपका जो शेड्यूल है डॉलर्स वाला वो भी फिर उसी हिसाब से बनेगा, क्वार्टर के हिसाब से बनेगा। आई कैप के एग्ज़ाम में क्वार्टर नहीं आएगा। आई कैप के एग्ज़ाम में अगर उससे 2 साल का डाटा भी डाल दिया ना तो उसकी 12 एंट्रीज बन जाएंगी, ठीक है जी। शेड्यूल भी क्वार्टर पे बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। सेकेंड ईयर देखें इसका, बल्कि आप खुद भी तो देख सकते हो सेकेंड ईयर। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक ऐसा भी तबका है इस क्लास में जिन नशेड़ियों ने, जिन नशइयों ने, जिन हिरोइंसियों ने ओपनिंग बैलेंस कितना लिया अगले साल का? 1060। ये ओपनिंग बैलेंस होगा। शाबाश, शुरू करें मेरे बच्चों, शाबाश। जब आपने फॉरेन करेंसी रख ली तो फिर तो सिर्फ फॉरेन करेंसी की अकाउंटिंग करनी है ना, फिर ये ज़रूरत है। तो जो लोन नहीं, लोन पेबल की अकाउंटिंग कर रहे होगे एक तरफ ये, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे पास जो डॉलर पड़े होंगे उसकी भी तो वैल्यू ऊपर जा रही होगी ना। हाँ नहीं, नेट इम्पैक्ट हम नहीं लेके जाते, नेट इम्पैक्ट नहीं लेके जाते। क्या करें करेंसी को सिर्फ कर दो ना सेटल, एक जगह गेन आ रहा होगा, एक जगह लॉस आ रहा होगा। अच्छा, और मामला इतना सिंपल भी नहीं है, पता है क्यों? अभी तुम एमएफए में पढ़ोगे डॉलर का बेचने का रेट कुछ और है, खरीदने का रेट कुछ और है, तो रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब भी अलग आ रहा होता है। वही जो एप्लीकेबल रेट है मार्केट में, बेचने जाऊंगा तो रेट अलग है, खरीदने जाऊंगा तो रेट अलग है, पेमेंट करते हुए रेट अलग है, लायबिलिटी के लिए रेट अलग यूज होता है, रिसीवेबल्स के लिए रेट अलग यूज होता है प्रैक्टिकली। हाँ ठीक है जी। आओ मेरे बच्चों, सेकंड ईयर में मुझे बताओ सबसे पहले, अब 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि आपका रुपये में कोई शेड्यूल चल रहा है। उठाओ जी सूद का रेट, सूद कहां से उठाऊंगा मैं? $12 का। इसके लिए रेट क्या जी? एवरेज कितना? 60। तो बताओ क्या करूं मैं? मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किससे? 12 इंटू 60 कितना? और खलास। अब यहां 720 ऐड कर दूं। अब बताओ पैसा पे करने की बारी आई, कितना पैसा देना है आपने? 132। बोर्ड में देखना क्या करूं, 132 को पे ऑफ कर दूं? किस रेट पे पे ऑफ करूं? 62 के रेट। ईयर 2 कितना जी? बताएं जी। लोन पेबल डेबिट कितने से? सर मेरे पास कितना आ रहा है, देखो अमाउंट कितना पे कर रहा हूं मैं, 132 इंटू 81
84 पक्का। और पक्का जी। अब बताएं, ये मेरा निकल गया जी 8184। क्या आ रहा है सर? ये क्या आ रहा है? नेगेटिव 860। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मेरे पास जो क्लोजिंग लायबिलिटी बची हुई है, ये जो बची हुई है, इसको मैंने रीवैल्यू करना है 860। अच्छा, अब मुझे बताओ, मेरा जो क्लोजिंग लायबिलिटी बची हुई है वो ये है, इसको मैंने रीमेजर करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो यहाँ 0 लिख दे जी। अब बताओ जी, मेरे पास 864 रुपए का बैलेंस आ रहा है, लायबिलिटी का अकाउंट है जो नेगेटिव में खड़ा हुआ है, तो क्या ये इफेक्टिवली एसेट है? एसेट है ना, ना ना, गेन नहीं है। 864 आपका नेगेटिव में खड़ा है, तो लायबिलिटी आपकी नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये एसेट है। लायबिलिटी नेगेटिव में आ रही है ना भाई, लायबिलिटी का अकाउंट था ना, 6600 ओपनिंग था, 720 आपने उसमें ऐड कर दिया, 8184 रुपये आ गए। इट शोज कि आपने ओवर पेमेंट कर दी लायबिलिटी की। अब ये लायबिलिटी किस में खड़ी हुई है? नेगेटिव में। ऐसा तो मुझे बताओ, ये लायबिलिटी का अकाउंट अगर मैं, यार नेगेटिव का मतलब ये होता है, जब हमने साल शुरू किया हमारे पास जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे पास पेबल का अकाउंट किस में आ रहा था? ओपनिंग में आ रहा था कितना? 6600। इस पर किसी को कंफ्यूजन नहीं। मैंने इसमें इंटरेस्ट ऐड किया 700, फिर मेरे बच्चों मैंने इसमें से पेमेंट दिखाई कैश 8184। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, मेरे पास इस लायबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना है या डेबिट करना है? खुदा का खौफ करो, ये 8184 है, ये कितना है भैया? ये दोनों ऐड करो, मेरा बच्चा कितना है प्यारा भाई? तो इसका मतलब है इधर मुझे एक बैलेंस डालना पड़ेगा ना, तो मैं डालूंगा जी क्या चीज़? एक्सचेंज पता नहीं कुछ हुआ है, कितना कितना 8। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इसके लिए मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूं? मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, कितने से? 860। तो मैं डेबिट क्या करूंगा? कितने से? अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ये चीज़ एग्ज़ाम में ना अगर आ गई ना कि लायबिलिटी को आपने एंड तक पहुंचाना है, तो ये आखिरी एंट्री लोगों से इतनी आसानी से नहीं बन पाएगी। सर ये क्या इंडिकेट कर रहा था भाई? मेरी लायबिलिटी इतनी थी, उस पर सूद चढ़ा और कितने का? 720। तो इफेक्टिवली मुझे 7620 रुपए दे के जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। मैंने पैसे पे कर दिए ओवर एंड अबव, तो जो ज़्यादा पैसा पे किया तुम्हारा लॉस है या नहीं है? तो सर ये लॉस किसकी वजह से आया? एक्सचेंज रेट की वजह से। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ जनाब? एक्सचेंज लॉस में कवर कर रहा हूँ उसको। ऐसा अब मुझे जी क्या चीज़ माइनस में आएगा? क्या मतलब? वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, ये लायबिलिटी का अकाउंट है प्यारे भाई, किस पे खड़ा हुआ? ये नेगेटिव में। आमतौर पे लायबिलिटी का बैलेंस किस साइड पे होता है? क्रेडिट साइड पे। यहाँ लायबिलिटी का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, ज़्यादा पे कर दिया हमने, तो क्या करूँ मैं इसको? मैं इसको क्रेडिट करूँगा ताकि लायबिलिटी के बैलेंस को क्या कर सकूँ? मैं बढ़ाऊँ, ताकि नेगेटिविटी क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। मुझे बैलेंस जीरो करना है। सेट है जी? हाँ हाँ, कंबाइन एंट्री बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एक्सचेंज लॉस उसी में डाल सकते, कोई मसले वाली बात नहीं जी। हाँ ऐसे कर सकते हो, रीमेजर करके पे कर दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक पैटर्न रखो ताकि बार बार चीजें याद नहीं करनी पड़े। तो आप हमेशा किस लायबिलिटी को एक्सचेंज गेन और लॉस के लिए रीमेजर करोगे? क्लोजिंग लायबिलिटी। जिंदगी आसान, खत्म। ठीक है जी। सर ये क्रेडिट में क्या लिखा है एंट्री में? इसकी बात कर रहे हो, एक्सचेंज लॉस। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि मेरे पास 6600 रुपये की लायबिलिटी थी, उस पर 720 रुपये का सूद आया। एक ही पेमेंट करके मैंने जान छुड़ा ली। पेमेंट कर दी मैंने जितनी मेरी बुक्स में लायबिलिटी उससे ज़्यादा, तो सीधी सी बात है जो अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो क्या है? वो लॉस है। उसको हम नाम क्या दे रहे जी? लॉस ड्यू टू एक्सचेंज रेट। पक्का जी? पढ़े हम आगे। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं बड़ी बेसिक से आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ और ये अब हमें आगे पूरे हिसाब किताब लेके चलना है। आपने एक लोन लिया $50,000 का, नहीं 50,000 रुपयों का, और सूद का रेट कितना है? 12%।
ये लोन आपने 4 सालों में वापस करना है, 4 सालों में वापस करना है इन इक्वल अमाउंट्स। क्या मैंने कहा इक्वल प्रिंसिपल? नहीं, मैंने कहा इन इक्वल अमाउंट्स। ऐसा ये आपने 4 सालों में वापस करना है। ऐसा तो क्या करें, आप अब निकालोगे एक रेंटल, एक एन्युटी कि 50,000 का लोन अगर मैं 12% पे लेकर आया तो मैं साल की कितनी किस्त दूं कि 4 सालों में इक्वल किस्त देने के बाद क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। कैसे निकालूं सर? 50,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 12% रेज़ द पावर -4 डिवाइडेड बाय 12%। ये डॉलर में लोन नहीं है, रुपयों में लोन है। कितना कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? एन्युटी कितनी आ रही है? अब ये भूल ही गए कि -4 ऊपर कैसे चढ़ाना। शाबाश शाबाश शाबाश। 164, यानी आप अगर 16,462 रुपये सालाना पे करेंगे तो आप 4 सालों में ये 50,000 का लोन क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। अच्छा, चेक कर लेते हैं वाकई ऐसा है या नहीं है। ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट, फिर रीपेमेंट और क्लोजिंग। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास ईयर 1 ओपनिंग बैलेंस कितना? 50,000। लगाओ इस पे सूद का रेट 12% सूद का रेट 6,000। अब बताओ जी, हमारा लोन 50,000 से बढ़ के 50,600 हो गया। मैंने रीपेमेंट कितनी की? 16,462। कितना रह गया? क्लोजिंग कितना रह गया? 39 सर, 39,538। सूद का रेट 12%, 4745। अच्छा, एक बात बताओ, सूद कम क्यों होता जा रहा है वक्त के साथ साथ? क्योंकि प्रिंसिपल कम होता जा रहा है। और प्रिंसिपल क्यों कम हो रहा है? ना टेक्निकल जवाब देना। आपका सूद कितना बना पहले साल का? क्या आपने 6,000 पे किए? नहीं, आपने कितने पे किए? 16,000 पे कर दिए। इसका मतलब है मैं सूद से ज्यादा अमाउंट पे कर रहा हूं, तो मेरा प्रिंसिपल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है। बताएं कितना आ रहा है अभी? दोबारा मैंने 16,462 पे करने, तो बताओ कितना रह गया? 20। अब इसी तरह सर 27,821 सूद का रेट 12%। फिर हमने सर 16,000 रुपए सीधा हाथ उल्टी जेब में डाल के दे दिए बैंक को। कितना रहेगा? 18 तो हो ही नहीं सकता। 98। $1,400 क्या रह गया? कितने? इसका 12% लेना है ऐसा, और ये हमारा लोन हो गया 0 ऐसा। अब मेरा सवाल है, व्हाट इफ के लोन फॉरेन करेंसी में होता तो आप ये टेबल तो इसी तरह बना देते, ये टेबल डॉलर्स में होता, और फिर आप क्या करते? ओपनिंग लोन ओपनिंग रेट से रिकॉर्ड करते, सूद को एवरेज रेट से रिकॉर्ड करते, रीपेमेंट को जिस दिन रीपेमेंट हो रही है उससे रिकॉर्ड करते, और क्लोजिंग लायबिलिटी को क्या करते? रीमेजर कर लेते। ऐसा ओपनिंग लोन किस पे लेते? ओपनिंग रेट पे। इंटरेस्ट किस पे लेते? और रीपेमेंट किस पे लेते? रीपेमेंट वाले दिन जो रेट है उस पे। और क्लोजिंग लायबिलिटी वो रीमेजर कर लेते हैं। पक्का? अब सर ये एन्युटी निकालना आ जाएगा आपको। मुझे बताएं ये एन्युटी कब निकालनी है? सर कब नहीं, जब वो कहे कि इन इक्वल अमाउंट्स आपने पे करना है। अगर ये लिखा होता जनाब प्रिंसिपल विल बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट, तो फिर हम प्रिंसिपल हर साल 10,000 सॉरी 12,500 12,500 12,500 देते और साथ में सूद दे देते। ठीक है जी सर, करें इसको कॉपी। एक सवाल मैं आपको दूं सर इसके ऊपर।
अच्छा, आप मुझे इसमें ना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के एंट्रीज पास करके दे दें। लेकिन शेड्यूल मुझे पूरा बना के देंगे आप। अच्छा, एक बात बताओ, इसके अंदर क्या एनुटी खुद निकालनी है? नहीं सर। क्यों? उसने दी हुई है सर एनुअल पेमेंट्स। ऐसा? शुरू हो जाओ सर। अच्छा, जो बच्चा इसको चौरंगी तक छोड़कर आ गया कोई टेंशन नहीं, मतलब पूरा कर दिया उसने, कोई टेंशन नहीं। ओपनिंग, इंटरेस्ट, फिर रीपेमेंट और क्लोजिंग। मेरे प्यारे भाई, पहला साल ओपनिंग लोन कितना है जी? 5200 का। बोर्ड में देखना सर सूद। अच्छा, एक बात बताओ, ये लोन पेबल है, अगर लोन रिसीवेबल होता तो सेम यही काम हो रहे होते, क्योंकि लोन रिसीवेबल भी क्या है, एक मॉनेटरी आइटम है। ऐसा? इंटरेस्ट सर 10% के हिसाब से 520 और रीपेमेंट 2091। क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, आप यकीन करें इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप इसको पूरे 3 साल चलाएं ना तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, चूंकि मुझे काम ही पहले साल से है तो मैं बाकी पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? आप बताएं, अभी वक्त ही ज़ाया होगा ना, फिर आप कहोगे 10 मिनट बाद क्लास ऑफ कर दें, तो इससे बेहतर है हम काम की चीज़ें कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अब बना रहा हूं मैं किसमें? मुझे बताएं, सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना? सर मेरे पास 5200 और इसको किस रेट से ले रहा हूं? 60 रुपए के रेट से। कितना? 3,12,000। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं इंटरेस्ट। कितना भैया? 520। एवरेज रेट कितना? 35,000। इंग्लिश में बोला करो यार। 33। अब बता दिए हमने कैश पे करना है कितना? 2091 मल्टीप्लाई बाय द क्लोजिंग रेट ऑफ 68। कितना? 14। ये आ गया नेगेटिव में। अब बता सर मेरे क्या बचा रहा है सर? क्या बचन दिया है? कितना जी? क्लोजिंग 20। अब मेरे बच्चों इसको मैं रीमेजर करूं, मेरे पास लोन का बैलेंस है 3629। ऐसा? यार एक चीज़ देखो दिमाग में रखना, मैं फिर बार बार रिपीट कर दूं, लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर आपने सिर्फ रीमेजरमेंट एक ही दफ़ा करनी है, और वो किसी करनी है? क्लोजिंग लोन की। ठीक है? कितना जी? 36 मल्टीप्लाई बाय कितना? 246। अब बताएं जी, हमारे पास डिफरेंस 43,000। अब इसकी जनरल एंट्रीज भी पास कर लेते हैं सर। सर ईयर 0 पे हमने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट कितने से? 3,12,000 से, और लोन पेबल 3,12,000 से। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने एंट्री पास की ईयर 1 पे, किसकी जी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट एक्सपेंस 33,800 और
इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक और एंट्री पास की होगी, वो क्या जी, लोन पेबल डेबिट कितने से सर? मैंने 142,188 से ये पे किया होगा, और कैश 142,188। फिर मेरे प्यारे बच्चों आखिरी लोन को मैंने रीमेजर किया होगा, वो किस रेट पे किया सर? वो ऊपर कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है, ऊपर क्या जी, एक्सचेंज लॉस कितने से? 43,160। मुझे बताएं मैं क्रेडिट क्या करूं सर? लोन पेबल। खत्म, खलास। अच्छा जी, अल्लाह के वास्ते ये नहीं कहना कि सर ने पेबल वाले केसेस करा दिए थे, रिसीवेबल वाले नहीं कराए, इसी को घर जाके रिसीवेबल में कर देना, तो एक्सचेंज लॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कर लोगे ना? ये मुझे बाद में सुनने को नहीं मिले कि वो लायबिलिटी तो आसान होती है ना, उन रिसीवेबल में सारा मसला आता है हैं? बड़े आगे दोस्त अपने पास हेडिंग डालें जनाब, अपने पास अकाउंटिंग फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स, याद आ रहे हैं? बस मेरे प्यारे भाई आखिरी चीज़ रह गई जो हम देख रहे हैं इस पूरे स्टैंडर्ड में, ठीक है? क्या ये स्टैंडर्ड ख़त्म थोड़े दिनों में? किसने कहा? ये स्टैंडर्ड ना आपके साथ एक जोंक होती है ना जो खून पीती है, ये चिपकी रहेगी। अभी जब आप कवर करोगे IFRS 9, तो मैं फिर तुम्हें कहूँगा जी IFRS 9 के साथ ये अगर आ जाए मिला के तो क्या होगा, ठीक है ना? फिर IFRS 9 के अंदर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज़ जो है वो नॉन मॉनेटरी है, और इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़ मॉनेटरी है। वहाँ पर दो चीज़ें आप देखोगे। फिर थोड़े टाइम बाद आप एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे गाय बैलों बकरों कुत्तों का, IS 41। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि जनाब व्हाट इफ़ कि हमारी कुछ गाय बैलें ऐसी हों जो पाकिस्तान से बाहर हो, वो फॉरेन करेंसी में रीमेजर हो रही हो, तो ये स्टैंडर्ड तुम्हें थोड़ा सा मतलब लेके जाएगा आगे तक, ठीक है ना? अच्छा, क्या कह रहा हूँ? आपको करनी पड़ेगी, और गाय बकरों के अकाउंटिंग के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो बकरा किस काम आ रहा है, ठीक है ना? मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, अगर एक बकरा कुत्ता या कोई भी जानवर आपने अपने पास रखा हुआ है, और वो जानवर या तो बेचने के लिए रखा है या मज़ीद जानवर प्रोड्यूस करने के लिए रखा है, तो ये तो IS 41 में आएगा। लेकिन अगर एक जानवर आपने अपनी हिफाजत के लिए रखा है, ये IS 16 में जाएगा। अब ये कुत्ता डेप्रिशिएट भी होगा, हैं, इम्पेयर भी होगा। आपके मकासद अचीव नहीं कर रहा, आपने इम्पेयर कर देना है, ठीक है ना? वाकई में आपको बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा है? अब आप सोचो अकाउंटिंग भी बनी आप लोगों के ऊपर यार। नहीं मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगले 10 मिनट की डिस्कशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लें प्लीज़। देखिए मुझे एक बात बताएं, ये मॉनेटरी आइटम्स का तो आपको आइडिया कि 3 चीज़ें होती है ना। नॉन मॉनेटरी आइटम्स उन 3 चीज़ों के अलावा बाकी दुनिया की हर चीज़, ठीक है, बैलेंस शीट पे जो मौजूद है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, प्लीज़ बोर्ड पे देखें। नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो हैं जनाब जो कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐसा। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरी होते हैं किसके ऊपर? कैरीड एट फेयर वैल्यू। तो जो कैरीड एट फेयर वैल्यू, इसके भी 2 हिस्से बन सकते हैं। फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड in local currency and fair value is determined in
अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, मुझे बताएं, आपको मैंने मॉनेटरी आइटम्स की अकाउंटिंग सिखा दी है, क्या आपने इसको क्या करना है, फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करना है एट एवरी रिपोर्टिंग डेट, और जो एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा वो कहां जाएगा, यानी एक्सचेंज गेन और लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, किसका, मॉनेटरी आइटम, अनकंडीशनल, डन। अब आओ जरा दोस्त, मुझे एक बात बताओ और सुनना, मैंने खरीदी इन्वेंट्री, क्या खरीदी, $400 की, क्या एंट्री पास करूं, इन्वेंट्री डेबिट $400 इंटू 60 रुपीज पर US डॉलर, कितना आ रहा है जी, 24,000 और कैश क्रेडिट 24,000, ऐसा। अब बताओ उसके बाद ये इन्वेंट्री चेंज होगी, ये बढ़ेगी बाद में, अगर डॉलर मैंने ज्यादा, डॉलर का रेट बढ़ गया, ये पेबल होता और मैं ज्यादा, नहीं सर, इन्वेंट्री अब चेंज, तो इसका मतलब है ऐसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी होते हैं, नो सबसीक्वेंट रीमेजरमेंट, ऐसा, नो सबसीक्वेंट रीमेजरमेंट, ऐसा। अब गौर सुनना दोस्त, केस 2, मैंने एक प्लॉट खरीदा, एक बिल्डिंग खरीदी, किस पे जी, रेंट पे देने के लिए। मैंने सोचा यार मैं बिल्डिंग ले लेता हूं और बाद में उसको रेंट पे दूंगा, क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ऐसा। बिल्डिंग ली मैंने पाकिस्तान में ली बिल्डिंग, पैसे दिए डॉलर्स में, पैसे किस में दिए, बंदा था, उसने कहा सर मैं US जा रहा हूं, आप मुझे पैसे देने US डॉलर्स में, फिर आप जाने, आपका काम जाने, प्रॉपर्टी आपकी होगी। मैंने अपने पास एंट्री पास की, IP डेबिट, कितने से जनाब, मैंने इसके लिए दिए जी $25,000 और $1 चल रहा है से 200 रुपये में, कितना आ रही, 5 मिलियन और कैश। अच्छा, मैं इस प्रॉपर्टी को जो कि लोकेटेड है, सिचुएटेड इन पाकिस्तान है, मैं इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रख रहा हूं। अब बताओ जब फेयर वैल्यू डिटरमिन करोगे तो अब डॉलर्स में करोगे या रुपीस में करोगे, रुपीस में करूंगा ना, तो पैसे पहले डॉलर में क्यों दिए, सर वो उस बंदे की मजबूरी थी, हमारे पास डॉलर्स पड़े थे, हमने दे दिए, तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर दिया डे 1 पे, फॉरेन करेंसी की जितनी अमाउंट हमने पे की है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, तो ये डे 1 की कॉस्ट थी। अब सर चूंकि प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, तो मैं किसी पाकिस्तानी ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू बता दें कितनी है, उसने कहा सर हमारे हिसाब से ही हो गई जनाब 60 लाख रुपए की, कितने की, 60 लाख, यानी 6 मिलियन की हो गई है, तो क्या करूं मैं IP डेबिट करूं कितने से, सर 1 मिलियन से, और वेरी गुड सर, फेयर वैल्यू गेन कितने से, 1 मिलियन से, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, साल के एंड में पता चला कि डॉलर जो है ना, वो ये ईयर 0 की पोजीशन थी, और ईयर 1 पे डॉलर जहां 200 रुपए का था ना, वो अब 250 का हो गया। क्या मेरे लिए ये रेलेवेंट है कि डॉलर कितने का हो चुका है, ये रेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि मैं IP को इस वक्त कैरी कर रहा हूं ऐसी फेयर वैल्यू पे जिसका फॉरेन करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसको कहां से डिटरमिन कर रहा हूं, पाकिस्तान में PKR में डिटरमिन कर रहा हूं। तो इसका मतलब है ऐसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो फेयर वैल्यू पे तो कैरी होते हैं, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो रही है किसमें, लोकल करेंसी में, तो हम कहेंगे जनाब नो रीमेजरमेंट फॉर फॉरेन करेंसी चेंजेस, ऐसा। ये बात समझ आती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहां पर, प्रॉब्लम आती है कोने वाले केस में। ये पहले कॉपी कर लो ताकि मैं उस कोने वाले केस तक आपको ले जाऊं।